नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। अगर आप ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसको करवाने से पहले ये एपिसोड ज़रूर देखें। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी रिसर्च के बाद और मुझे लगा कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे लगा कि ये एपिसोड बनाना ज़रूरी है। आज के एपिसोड का तथ्य ये है कि अगर आप अपनी ब्रेसेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ की आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है। तो मुबारक हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ब्रेसेस लगवाने हैं तो आप कंपैरेटिवली टू दी अदर पॉपुलेशन ज़्यादा एक तरीके से अवेयर हैं कि आपको कोई ना कोई ज़रूरत है, चाहे वो एस्थेटिक्स के लिए हो, चाहे वो फंक्शन के लिए हो। यानी कि या तो आपके दांत आड़े तिरछे इस तरीके से चब रहे हो कि आपको चबाने में प्रॉब्लम हो रही हो, या वो दिखने में आपको अच्छे नहीं लग रहे हो। तो डेफिनेटली बाकी क्राउड से, स्पेशली इंडियन सब पॉपुलेशन के हिसाब से, आप लोगों से कहीं ज़्यादा आगे हैं क्योंकि आप ज़्यादा जागरूक हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ हम आपसे ये बात करेंगे कि आप ब्रेसेस लगवाना क्यों चाहते हैं। यूजुअली हम इस बारे में बात करते हैं जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम पूछते हैं कि आप अपने ब्रेसेस क्यों लगवाना चाहते हैं। जनरली उनका जवाब ये होता है कि मैं फोटोग्राफ्स में स्माइल नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हू इट इज़। और हम अपने दांतों को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, हमारे दांत बाहर दिखते हैं, हमें कभी कभार लगता है कि हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हमारी छवि जो समाज के सामने है उसके हिसाब से हम खिल के नहीं आ पा रहे हैं, हमें को कॉन्फिडेंस इश्यूज हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फंक्शनैलिटी यानी कि जिनको खाना ज़्यादा फंसने की आदत हो जाती है क्योंकि उनके दांत आड़े तिरछे होते हैं, उनके मुंह से स्मेल ज़्यादा आती है क्योंकि उनके मुंह में टार्टर बहुत ज़्यादा जम जाता है बिकॉज दांत आड़े तिरछे होते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है दांत जो है उनके हिलने लगते हैं क्योंकि उनके दांतों में जो पायरिया डेवलप हो जाता है जनरली बाकी ऑडियंस से, क्योंकि उनके दांत आड़े तिरछे हैं तो उनको घबराहट होती है कि उनके दांत गिर ना जाएं, तो वो ब्रेसेस लगा लें तो उससे एक अलाइनमेंट आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने दांतों को नॉर्मल तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप इन सब में से कोई भी श्रेणी के लोग हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने आप से एक पारदर्शिता से अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने मौखिक स्वास्थ्य और मौखिक जो मुस्कान है उससे खुश हूं कि नहीं। और अगर आपको जवाब आता है नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स यानी कि एक MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स यानी कि ब्रेसेस के विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं बात कर रहा हूँ MDS ऑर्थोडोंटिक्स, नॉट डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स। भाई ऐसे बहुत सारे BDS डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो ब्रेसेस के साथ डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स में, बट मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपको ब्रेसेस की जर्नी करानी है या अलाइनर की जर्नी करानी है तो आपको MDS इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स के पास जाना ज़रूरी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपकी उम्र क्या है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से ब्रेसेस नहीं कराते कि उनको लगता है ओ हमारी उम्र तो निकल गई हो, हम तो 40 साल के, हम 50 साल के हैं। हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आए हुए हैं जिन लोगों को अपने दांत 60 साल की उम्र में भी उनको अलाइन कराने का मन करा है। उसकी कोई उम्र नहीं होती। हाँ, हालांकि एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जितने यंग होंगे तो आपके दांत उतने ज़्यादा आसानी से हिल सकते हैं, रीमॉडल हो सकता है जो उसकी पोजीशन है, और उनको रिटेन करना ज़्यादा आसान रहता है। प्लस अगर आप यंग हैं तो आपको कोरमोर्बिडिटीज़ यानी कि जो हेल्थ कंडीशन है जिसकी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बोन मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी या आपकी हीलिंग पावर हो सकता है अफेक्ट हो, वो चांसेस कम होते हैं यंग एज में। जैसे कि आपको अगर कोई बोन डिजीज़ है या मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, तो इस एंगल से भी आपको सोचना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल करेंगे MDS ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में, उनको आपके अपने आसपास जो भी जगह है वहाँ पे, या अगर आपको ऑनलाइन किसी को दिखवाना है तो वो भी कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उनके रिव्यूज़ देखने हैं। उनके रिव्यूज़ अगर बहुत अच्छे 5 स्टार हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ने लंबे लंबे चौड़े चौड़े रिव्यू लिखे हैं जिसमें काफ़ी हद तक उनके इमोशनल और सेंटिमेंटल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि यस, ये डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है और इन्होंने हमारे जिस तरीके से जब सब कुछ पारदर्शिता से बताया, कोई हिडन चार्जेस नहीं थे, हमें दर्द नहीं हुआ, हमें डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ।
तो ये सब चीज़ें आपको भाप के जो है एक डेंटिस्ट ढूंढना है। अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कोई आपका परिजन है, कोई आपका परिवार वाला है, कोई आपका फ्रेंड है या आपका कोलीग है जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करा रखा है उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो आप उनसे भी रेफरल लेके उनके पास जा सकते हैं। चलिए, अब आपने क्या किया, आप जो है क्लिनिक पहुंच गए और डॉक्टर साहब से आप मिल लिए, आपने उनको परख लिया। अब कुछ कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें होती हैं जो जनरली कोई भी ब्रेसेस जर्नी से पहले ऑर्थोडोंटिस्ट समझते हैं ये अनिवार्य है कराना। जैसे कि एक ओपीजी एक्सरे। ओपीजी एक्सरे एक फुल माउथ एक्सरे होता है जिसमें हम आपके पूरे बत्तीसी को देखते हैं। अगर आपकी उम्र छोटी है तो देखते हैं कि अक्ल की दाढ़ें आई हैं, नहीं आई हैं, बोन सपोर्ट कैसा है। बहुत सारे केसेस में स्पेशली जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो उनकी अभी भी ग्रोथ हो रही होती है, या बहुत सारे सीवियर केसेस जिनमें क्राउडिंग बहुत है या उनके दांत बहुत ज़्यादा बाहर हैं, तो उसमें हम एक लेटरल सेफेलोग्राम करके एक एक्सरे होता है वो भी करवाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, प्रोफाइल की फोटोग्राफ्स, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपकी प्रोफाइल कितनी जो है, आपका जो जबड़ा कितना आगे दिख रहा है, ठुड्डी कितनी पीछे है, या जो भी चीज़ें हैं, कितनी डिस्क्रिपेंसी है आपके जो हड्डी है और दांतों में और जबड़ों में, वैसे तरीके से। तो बहुत सारे केसेस में इसके बाद जो है आप परामर्श शुरू करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट से, और वो आपसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका सीवियर क्राउडिंग केस है या नॉर्मल माइल्ड क्राउडिंग केस है, तो सबसे पहली बात आती है कि आपका एक्सट्रैक्शन का केस है कि नहीं है, यानी कि कुछ दांत निकालने की आशंका है, जैसे कि फर्स्ट या सेकंड प्रीमोलर या विजडम टीथ। ये चीज़ सबसे पहले ही आपको एक तरीके से प्रमाणित कर लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के साथ कि हाँ, मेरे केस में जगह बहुत कम है दांतों को अलाइन करने के लिए, तो कुछ दांत निकल सकते हैं। सीवियर केसेस में हो सकता है चारों प्रीमोलर निकले, विजडम टीथ निकलें। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट अलग लगती है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जो उसके बाद ट्रीटमेंट का टाइम कितना है। यूजुअली 12 से 24 मंथ हो सकता है, सीवियर केसेस में और ज़्यादा हो सकता है। दिस इज एक्सक्लूडिंग रिटेंशन, यानी कि आपके ब्रेसेस जब तक लगे हुए हैं तब तक 12 से 24 महीने आप मान के चलिए, वो भी थोड़ा 24 महीने की तरफ ज़्यादा, क्योंकि जितना आप स्लो कंट्रोल ट्रीटमेंट करेंगे, दांतों का मूवमेंट करेंगे, उतना बेटर रहता है। अब चलिए, आप मान लिया कि आप रेडी हैं और आपने जो है कॉस्ट की भी बात कर ली है। कॉस्ट पे मैं एंड में आऊँगा, बट पहले ही एक बार एक रफ एस्टिमेट आपको पता कर लेना चाहिए कि कॉस्टिंग कितनी आएगी, चाहे वो मेटल ब्रेसेस हो, सेरामिक ब्रेसेस हो, डेमन ब्रेसेस हो, सेल्फ लाइकेटिंग ब्रेसेस हो या अलाइनर्स हो, और कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है। यूजुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है आपकी टोटल कॉस्ट की, वो आप डेंटिस्ट को दे देते हैं, यानी कि अराउंड 30%, 40%, 50%, डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। और उसके बाद जितना आपका बचता है उसको आप इक्वल अपॉइंटमेंट्स में, इक्वल मंथ्स में, जैसे भी आपको जितने फ्रीक्वेंटली अपॉइंटमेंट होता है उसके हिसाब से आप उसको बांट देते हैं। ये पहला चंक अमाउंट क्यों लिया जाता है? जनरली इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत बार जो है हमें सिरेमिक की किट या ब्रेसेस की किट या मेटल की किट प्रोक्योर करनी पड़ती है, विच इज़ अ कॉस्ट। तो इस चक्कर में हम आपसे ये एक धनराशि पहले ही ले लेते हैं, जिसको हम एडवांस मान सकते हैं या एक पार्शियल पेमेंट मान सकते हैं। उसके बाद आपके म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से जो डॉक्टर है और जो पेशेंट है कि आपको कितने भाग में अपने रेस्ट ऑफ द पेमेंट को बांटना है, वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कितनी बार रेगुलरली आना होता है। यूजुअली 2 से 4 हफ्ते के अपॉइंटमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट की प्रेफरेंस है, आपकी लोकेशन कहाँ है, आपकी कन्वीनियंस कितनी दूर है, यानी कि अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो आपको उस टाइप से करना पड़ेगा। कौन से टाइप के ब्रेसेस आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेमन में हो सकता है विजिट्स थोड़े कम हो जाएं, सेल्फ लाइकेटिंग में विजिट्स कम हो जाएं। बहुत सीवियर केसेस में जिसमें इलास्टिक्स प्लेस करने हो या कुछ और एडजंक्टिव प्रोसीजर्स करने हो, तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है मिलने की। तो ये सब आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए ऑर्थोडोंटिस्ट से कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म जो आपको दिया जाता है, जिसपे ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रिलैप्स कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे घनिष्ठ तरीके से पढ़िए और उस पर साइन करने के बाद आपकी ब्रेसेस की जर्नी शुरू होगी। यूजुअली टिपिकल ब्रेसेस जो होते हैं आपके, जो नॉर्मल मेटालिक ब्रेसेस होते हैं, उसमें हम सबसे पहले सेपरेटर डालते हैं। सेपरेटर का मतलब क्या होता है? अगर हम बैंड डाल रहे हैं, बैंड मतलब आपके पहले जो मोलर्स हैं, पहले जो आपके दाढ़ है, जिसको जो है देशी भाषा में चौवा कहते हैं, उस पर अगर आप बैंड्स डाल रहे हैं तो बैंड्स डालने के लिए जगह होनी चाहिए।
बैंड्स डालने के लिए जगह होने के लिए सेपरेट करना होता है, दांतों में थोड़ा सा गैप क्रिएट करना होगा, उसके बीच में सेपरेटर डाला जाएगा। जब आप सेपरेटर डालते हैं तो उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का डिस्कम्फर्ट बहुत कॉमन है। यूजुअली ये फर्स्ट शॉक लगता है, पेशेंट को दर्द होता है और वो उनको हम पेन किलर देते हैं कि आप ये पेन किलर ले लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं उसका आप पालन करिए। तो सेपरेटर में पेन हो सकता है। उसके बाद आपका जब सेपरेटर से दांतों में सेपरेशन आ जाता है उसके बाद आपकी बैंडिंग होती है, बैंडिंग एंड उसके बाद आपकी बैंडिंग में भी जो है आपका सीमेंट लगाया जाता है और बैंड करा जाता है मोलर्स को, एंड आपकी फिर बॉन्डिंग होती है, जो दांतों में ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं वो भी जो है बॉन्ड किए जाते हैं कॉम्पोजिट से। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें एक्सपेक्ट करनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग को ये हो सकता है बताया नहीं जाता है या ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि इसमें काफ़ी बार आपको मुंह में छाले होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ये काफ़ी हद तक आपको परेशान प्रताड़ित कर सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, हम जनरली आपको पेन किलर्स तो देते ही हैं, बीकोसूल टाइप की मल्टीविटामिन भी देते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम आपको कुछ जेल्स देते हैं लगाने के लिए ताकि आप खाना खा सको आराम से, और जब खाना खाओ तो आपको छाले से जलन ना हो। और ये फेज 3 से 7 दिन का डिस्कम्फर्ट होता है। यूजुअली पहले सिर्फ ब्रैकेट लगाए जाते हैं, उसके बाद हम वायर लगाना शुरू करते हैं। ये डिपेंड करता है हर अलग अलग ऑर्थोडोंटिस्ट की तरीके से, ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कितना जल्दी ख़त्म करना है, ऑल दैट। इस टाइम पे आपको डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। स्टिकी पदार्थ जो है, चिपचिपा पदार्थ नहीं खाना है जिससे वायर टेढ़ी हो जाए, जिससे जो है कुछ अटक जाए। कड़ा पदार्थ नहीं खाना है जिससे ब्रैकेट ना टूट जाए, ब्रैकेट में डिबॉन्डिंग ना हो जाए, या ऑन टॉप ऑफ दैट वायर ही ना कट जाए, वायर में बेंड ना आ जाए। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग नोटिस क्या करते हैं, जिनको ब्रेसेस की जर्नी स्टार्ट हुई होती है उनका वेट लॉस बहुत हो जाता है, क्योंकि उनकी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उनको बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर जब छाले हो जाते हैं तो खाना खाने का मन कम करता है। तो इस केस में मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए। जो भी दवाई है, जो भी मेडिकेशंस हैं, सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन सोर्सेज हैं, फॉर दैट मैटर, जो भी खाने के पदार्थ आप खा सकते हैं आराम से, जो आपको अलाउड है वो खाइए, जिससे वजह से आपको आराम मिलेगा। कभी भी कोई ज़्यादा दर्द होता है तो उस पर आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को प्लीज़ कॉल करके आप उनसे बात करिए कि मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जब आपकी ये जर्नी एक बार शुरू हो गई है और ये वाला फेज, इनिशियल फेज आपने पास कर दिया है, जनरली आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट आपका पेन कम होता रहता है, आपको आदत पड़ जाती है। बट इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत बार ब्रैकेट्स अपने आप डिबॉन्ड होकर निकल जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, वायर हो सकता है ब्रेक कर जाए। आपका सबसे पहला काम है कि उसको निगलना विगलना नहीं, उसको बाहर थूक के आप रख लीजिए और डेंटल ऑफिस को कॉल करके बताइए कि ये चीज़ हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब दांतों का मूवमेंट हो रहा होता है तो जो वायर का छोर होता है वो हो सकता है बाहर आ जाए और आपके मुंह की स्किन में, यानी कि मुंह की त्वचा में पोक करे, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो वो चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है। जनरली हम इसके लिए ऑर्थोडोंटिक वैक्स देते हैं, जिसको आप एक बॉल बना सकते हैं, उसको वहाँ पे छोर पे लगा दीजिए ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप निसंकोच जो है डेंटिस्ट, अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को फ़ोन करिए और उनको बताइए कि मुझे यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसको आप ठीक करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आपका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा होता है। इन ट्रीटमेंट के होने के टाइम पे आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप याद दिलाइए अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को। अगर देखिए वो किंग कर्तव्य विमूढ़ ऑर्थोडोंटिस्ट होंगे तो वो डेफिनेटली आपकी फोटोग्राफ्स बीच ट्रीटमेंट में भी लेंगे ताकि वो आपको दिखा सकें कि ट्रीटमेंट के पहले क्या शुरू हुआ था और उसके बाद आपकी क्या छवि आ रही है, क्या इमेज आ रही है, क्या स्थिति है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेसेस लगते हैं तो ब्रेसेस के आसपास ओरल हाइजीन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑर्थोडोंटिक टूथब्रशेस आपको बोलते हैं, वाटर फ्लॉसर यूज़ करने को बोलते हैं, ध्यान से ब्रश करने को बोलते हैं। बट तब भी कुछ ना कुछ करते हुए ओरल हाइजीन कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि वहाँ प्लाक और टाटर बन जाता है। बहुत बार मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपका पेशेंट होने का कर्तव्य यह है कि कुछ भी ऐसा होता है या आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, मुंह से बदबू ज़्यादा आ रही है, तो पीरियोडिकली अपने डेंटिस्ट के पास वापस पुनः जाइए, वहाँ पे क्लीनिंग कराइए। अगर बहुत ज़्यादा गम्स फूले हैं तो गम का ट्रीटमेंट कराइए।
बहुत केसेस में इतने लंबे टाइम तक गम्स जो है फूल के फाइब्रोटिक हो जाते हैं, यानी कि कड़े हो जाते हैं, और वो सिर्फ क्लीनिंग से या डेंटल क्लीनिंग से नहीं जाते, उनको जो है हमें एडजंक्टिव प्रोसीजर यानी कि या तो ब्लेड से या लेजर से जिंजिविक्टमी से काटना पड़ता है। अब इसकी अलग कॉस्ट होती है, ये जनरली पेशेंट्स को बताई नहीं जाती, बिकॉज ये मान सकते हैं कि ये बॉडी की वजह से हुआ है और आपके मसूड़े जो उग गए हैं वो आपके गम्स के टाटर और उन सब की वजह से हैं। बट एट द सेम टाइम एक प्रोसीजर है, जो स्किल है, जो डॉक्टर आप पे कर रहा है, इसकी वजह से आपको चार्ज करना होता है। इसकी एक अलग कॉस्ट हो सकती है। ये आपका और आपके जो डेंटिस्ट हैं, जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये उनके और आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आपने इस डिसाइड कर रखा है कुछ ऐसा आता है तो उसकी कॉस्ट आप बेयर करेंगे कि ये पैकेज में इंक्लूडेड होगी। अब बात करते हैं कि जब ये सब हो गया है और डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, कभी कभार कुछ कुछ एडजंक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं। एडजंक्टिव मतलब एडिशनल प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बहुत लोगों का जो कैनाइन होता है, जो पैना दांत होता है, वो हड्डी में गड़ा हुआ होता है। बहुत सारे लोगों को जो है रिटेंशन के लिए प्रोसीजर्स कराने होते हैं, जैसे कि सुप्राक्रेस्टल कॉर्टिकोटमी और ये सब फाइब्रोटमी, सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटमी, ये सब चीज़ें आपको करानी होती हैं। तो ये सब चीज़ें केस दर केस पे डिपेंड करता है, कभी कभार कोई अप्लायंस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बेस्ट रहता है कि अगर ट्रीटमेंट के टाइम से पहले ही अगर हमें प्लान करना हो, मेटिकुलसली प्लान करना हो, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में हमें जो उनका अगर तालू है वो आर्च छोटा है, उसको एक्सपैंड करना है, तो हम वो कर सकते हैं, उसके लिए अलग अप्लायंस आता है। ये सब चीज़ें रहती हैं। और जो चीज़ें हैं, जैसे भी है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है एज अ पेशेंट, जो आपका कर्तव्य है वो है पारदर्शिता। प्लीज़ हीरोइज्म अटेम्प्ट मत करिए कि मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मैं सहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। नहीं, जब भी कोई डिस्कम्फर्ट हो, चाहे वो थोड़ा माइल्ड हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आपको लगता है उससे आपकी दैनिक जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका आचरण में काम करने का जो आपका प्रोग्राम है, वो अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डेंटिस्ट को कॉल बैक करके बताना पड़ेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और मेरा जो है दैनिक जो भी पूरा रूटीन है वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिकली अफेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि जब आपकी ब्रेसेस की जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, उसके बाद का जो पार्ट है वो ब्रेसेस की जर्नी जितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, यानी कि रिटेनर्स, जिस पे मैंने प्रीवियस एपिसोड बना रखा है कि आपको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि रिटेंशन लाइफ टाइम लॉन्ग है। और केस के अनुसार, जो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में इस बारे में बता रखा है कि रिटेनर्स किस टाइप के होते हैं तो और कितना होता है, बट रिटेनर्स आइडियली लाइफ लॉन्ग चलते हैं, बट मिनिमम 1 से 2 साल, वो भी डिस्क्रेशन ऑफ योर ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी कि अगर वो आपको अनुमति देते हैं कि हाँ आप इतने साल तो पहनो या रात भर पहनो, जैसे पहनो, वो डिसाइड करेंगे, वो उस मैटर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटेंशन में भी 2 टाइप के रिटेनर्स होते हैं, फिक्स्ड रिटेनर होते हैं और रिमूवेबल रिटेनर होते हैं। केस पे डिपेंड करता है वो कैसा है, कितने दिन आपको पहनना है, वहाँ पे सफाई कितनी रखनी है। अगर मैं बात करूं अलाइनर्स की, तो अलाइनर्स में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो पेन वाला कंपोनेंट है वो कम है, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अलाइनर टूट ना जाए, अलाइनर डिस्टॉर्ट ना हो जाए, कि आप गर्म खाना ना खा रहे हो, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक होता है अलाइनर का मटेरियल, तो उस चक्कर में आपका वो वॉर्प हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक 1+1=2 वाला समय नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉलबैक्स भी आते हैं। और मेरे अनुमान में आइडियली बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब भी ब्रेसेस की जर्नी शुरू कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से करिए, कितना टाइम लगेगा, कितना चेंज आएगा, कितना दर्द होगा, कितने दिन दर्द होगा, कोई और प्रोसीजर है, रिटेंशन में क्या सही रहेगा, खान पान में क्या परहेज़ करना है, क्या नहीं खाना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी बहुत ज़रूरी है। और उसी के बाद जो है आप ये डिसीजन लीजिए कि हाँ मैं ब्रेसेस के लिए सही कैंडिडेट हूँ या नहीं। क्योंकि जो फाइनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आती है कॉस्ट। कॉस्ट में बहुत बार जब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और जो बहुत सारे उनको ये लगता है कि किट तो हम ले आएंगे और आप सस्ते में कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी डेंटिस्ट है, जो काम कर रहा है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो अपनी स्किल का चार्ज कर रहा है, वो अपनी कला के लिए आपसे जो है पैसे ले रहा है। उसमें बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं, उनका तजुर्बा होता है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, उनको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मटेरियल तो एक्सपेंसिव नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस जगह पे वो प्रैक्टिस कर रही हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, स्थित हैं, वो कौन सी सिटी कहलाती है। अगर वो Tier 1 सिटी है, Tier 2 सिटी है, Tier 3 सिटी है,
तो वहाँ के ऑब्वियसली रेट्स में चेंज होगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर के रेट्स कंपेयर टू प्लेसेस लाइक बरेली, है ना, ये सब जो आपके जो टीयर 2 सिटीज़ हैं, जैसे आपका कानपुर और ये सब चीज़ें, जो कानपुर भी चलिए टीयर 1 सिटी है, मेरा मतलब है कहने का कि जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कॉस्ट कम हो, तो आपको उस चीज़ को फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही, हालांकि एपिसोड बहुत लंबा बन सकता है और अभी आई थिंक बन भी गया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक पेशेंट हैं जिनको ब्रेसेस जर्नी शुरू करनी है, तो आपको डेफिनेटली इस एपिसोड को देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं तो उसको प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, ताकि कोई भी आपके परिजन हो या दोस्त हो जो इस असमंजस में है कि मैं ब्रेसेस कराऊं कि नहीं कराऊं, कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, ज़रूरी है कि नहीं है, ये चीज़ को परखने के लिए आपको ये एपिसोड फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। जस्ट मुझे मौका मिलता है थोड़ा बहुत टाइम में, मैं जो है पेशेंट्स के बीच में मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो प्लीज़ धैर्यपूर्वक थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं 3 से 4 दिन में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार। और अगर आपको कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।